पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। और जो रशिया है उनका यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ चुका है। इस सब में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है और वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह ज़रूरत है कि उन्होंने ये कहा है कि इजराइल को आज पूरी दुनिया में अमेरिका के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा है। वो बताना भूल गए कि हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ। तो हमारी शुरुआत पाकिस्तान से होनी है, हमारी शुरुआत चीन से होनी है, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। क्योंकि जैसे कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हमारी फॉरेन पॉलिसी साफ दिखा रही है, हम अपने रिश्ते इजराइल के साथ मजबूत कर रहे हैं, कमज़ोर नहीं कर रहे हैं। वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है, उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, 4 बड़ी बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही हैं। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है, ये हमें समझना है। आधिकारिक दौरा बताया जा रहा है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री और साथ साथ गालिबाफ जो कि चीफ नेगोशिएटर हैं, दोनों ओमान भी गए हुए थे। यानी अलग अलग अब देशों का दौरा भी हो रहा है। तीसरी बड़ी खबर इस मामले में ये भी है कि जो सैंक्शंस हैं वो पार्शियली, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए कि आखिर जो ये खबरें हमारे पास आ रही हैं, इन खबरों के पीछे की खबर क्या है, कैसे समझा जाए कि जो कुछ हमारे सामने हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। सबसे पहले प्रवीण साहनी जी, स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ उसको आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन जो मैंने नहीं देखा वो आपने क्या देखा वहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्विट्जरलैंड जब ये दोनों साइड्स गई हैं, दोनों साइड्स इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहती हैं। ईरान चाहती है पीस, ईरान लड़ाई जीत चुका है। ट्रंप के पास, अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि वो लड़ाई हार चुके हैं और उनके पास कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। तो जो भी वहाँ पर ड्रामा हुआ या नाटकबाजी जो आपने बयान किया हुआ, उसका एंड नतीजा ये निकला है कि जो हाई लेवल कमेटी है फ्यूचर टॉक्स के लिए वो बन गई है। हाई लेवल कमेटी में होंगे गालिबाफ, अरागची, जेडी वांस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। तो ये तो हाई लेवल वो जो कमेटी है वो बन गई है। उसके साथ साथ 4 ग्रुप्स और बन गए हैं। एक है जो कि सैंक्शंस को देखेगा, एक न्यूक्लियर इश्यूज को देखेगा, एक रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेगा ईरान की, और एक जो है जो एमओयू साइन हुआ है उसको मॉनिटर करेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेगा। साथ में क्या हुआ है, एक डी कॉन्फ्लिक्ट सेल भी खुल गया है, वो सिर्फ लेबनान के लिए है। अच्छा, अब जहां तक ये जो 4 ग्रुप्स हैं, इन 4 ग्रुप्स में सैंक्शन, न्यूक्लियर और मॉनिटरिंग ये अभी इस हिस्से पे कोई बात नहीं हुई है। तो जहां तक सवाल ये है कि डी कॉन्फ्लिक्ट सेल है, उसके अंदर होंगे अमेरिका, ईरान, लेबनान गवर्नमेंट और मीडिएटर्स होंगे कतर और पाकिस्तान। इसमें क्या है कि जो इशाक डार हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, उन्होंने बताया है बिल्कुल साफ कि जो सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं और जो एमओयू को मॉनिटर करना है, ये तीनों चीज़ों पे अभी बातचीत होनी है। अभी इसमें बातचीत नहीं हुई है। आज जो दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए से उसको फिर से यूनिपोलर बनाने की सोच रहे थे कि फिर से अमेरिका एक अकेली ताकत बन जाए दुनिया के अंदर। तो वो सब कुछ अब नहीं होने वाला है। ये वेस्ट एशिया में जो लड़ाई हार गए हैं उसके कारण। जहां तक मिलिट्री का सवाल है, उसकी देख रेख का सवाल है, इस पूरी पर्शियन गल्फ जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ ओमान, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो IRGC नेवी की है, वो ईरान के पास है। ईरान ही यहाँ से माइंस भी निकालेगा, कोई बाहर की ताकत नहीं आएगी यहाँ काम करने। उसके बाद जैसे आपने ठीक बताया,
पाकिस्तान में पहले गए थे उनके प्रेसिडेंट ईरान के, जो कि पेशिशकियान है, वो गए थे अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर। और उधर ओमान से अराकची और खाली अराकची जो है वो इधर आ गए हैं पाकिस्तान में। देखिए, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। पहले मैं आपको समझा दूं क्या हासिल किया है और उसका मतलब क्या है। इस समय देखिए, अराकची जो है उन्होंने ओपनली बताया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, वेस्ट एशिया में जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम है उनका रीजनल सोल्यूशन होगा, बाहर की ताकतें वहां नहीं होंगी। और ये एमओयू में भी लिखा हुआ है अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जाना है वेस्ट एशिया छोड़कर, और अराकची ये कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि कामयाब हो रहे हैं, कि सारी जो रीजनल ताकतें हैं वेस्ट एशिया की, वो सब एक साथ मिलजुट के काम करें। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है, पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। कैसे जुड़ गई है? वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है, उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, चार बड़ी बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही हैं। फिर जो ये एमओयू है, देखिए ईरान ने इस एमओयू का नाम दिया है इस्लामाबाद एमओयू, जो कि अमेरिका ने नहीं दिया है, अमेरिका ने उसको सिर्फ एमओयू बोला है। तो जहां तक एमओयू का ताल्लुक है, उसके अंदर कतर जुड़ गया है एज मीडिएटर, पाकिस्तान जुड़ गया है एज मीडिएटर, और ईरान और अमेरिका तो है ही उसके अंदर। तो अब ये जो डेलीगेशन वहां गया है, अब रिश्ते और बेहतर करने हैं ईरान को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है, पर वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह ज़रूरत है। अब वो जो गए हैं, जो अराकची हैं और पेशिशकियन, जो अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान गए हैं, अब वो बातचीत वहाँ हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, मिलिट्री इश्यूज़ पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो सब कुछ हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहाँ तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। उन तीनों के साथ उसके रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं, जो और किसी कंट्री के नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका ने तय किया है, यूरोप ने तय किया है, रीजनल कंट्रीज वेस्ट एशिया की ने तय किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है, ये हमें समझना है। एक दुश्मन देश के तौर पे जाना जाता है और जाहिर है एक टेरर का स्पॉन्सर रहा है, उस लिहाज से भी एक झिझक भी जो जिन लोगों में थी उनमें भी देख रही हूँ मैं। ब्रह्मा चलानी जैसे लोग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ओहदा बड़ा है, लेकिन एक ओहदा एक तरफ है और दूसरी तरफ है उसकी यूटिलिटी, कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जाहिर है वेस्ट एशिया में तो उसका असर नहीं होगा, तो मुझे ये बताइए इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि जो भी, यानी एक ऐसा देश जो सऊदी अरब से भी नज़दीक है, ईरान से भी नज़दीक है, अमेरिका से भी नज़दीक है, इन सब से लगातार बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारतीय कमेंटेटर्स कहते हैं वो ये, अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री और राष्ट्रपति वहाँ गए, कि अमेरिका जो कुछ भी करवाना चाहता है वो सीधे कराने के बजाय वो चला जाता है पाकिस्तान के रूट से। तो पाकिस्तान भी खुश होता है कि हाँ ठीक है, हमने आपके लिए काम कर दिया, और असुविधा नहीं होती, इनकन्वीनियंस नहीं होता अमेरिका को। देखिए, जब तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जो मैंने आपको बहुत मुख्तसर तरीके से बताया, इसका मतलब ये है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो रीजनल सॉल्यूशन निकालें रीजनल प्रॉब्लम्स का, अपने मसलों का हल खुद निकालें। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप ये समझिएगा, जो आप कह रही हैं, हमें इसको समझना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। इसमें आप देखिएगा जो पाकिस्तान है उसका सऊदी अरेबिया से सिक्योरिटी अरेंजमेंट 1970 से है, कोई नया नहीं है। पर सिंदूर के बाद नवंबर 2025 में
उन्होंने फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसके बाद आप देखिए कतर भी उनसे बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया, ये एमओयू में लिखा हुआ है कि अमेरिकन्स को जो है वहाँ वेस्ट एशिया से जाना है। उनको अपनी जो फोर्सेस हैं जो नज़दीक हैं ईरान के, उसको एंड ऑफ द डील तक, मतलब 60 दिन से 30 दिन आगे, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर निकालना है। तो कतर से भी वो निकलेंगी। कतर ऑलरेडी बात कर रहा है पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है, सिक्योरिटी रोल एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका जियोपॉलिटिकल ओहदा बढ़ गया है, इसका मतलब ये है जो ये यूरेशियन लैंड मास आज हम देखते हैं नक्शे के अंदर, माइनस वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पर आपके दर्शकों को शायद मालूम हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है, बहुत आ चुका है। और जो रशिया है उनका यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ चुका है। इस सब में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो ये सिक्योरिटी एक इशू है, बाकी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़ गया है। और आज जो उसकी जो है रीच है, स्ट्रेटेजिक रीच, वो वेस्ट एशिया में पहुंच चुकी है। तो देखिए, जब तक हिंदुस्तान के एनालिस्ट और सरकार सच्चाई नहीं समझेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये मेरा कहना है। तो इसमें झिझक की कोई बात नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। और इससे पहले भी आप कह चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कॉपरेशन का ये दौर है और दोनों के बीच रिश्ते फिर से बहाल होने चाहिए। और आप नहीं, हम तो कहेंगे इस देश को जो चलाने वाली संस्था है आरएसएस, वो तो खुद कह रही है कि बातचीत का अब मौसम आ गया है, बातचीत का अब वक्त आ गया है। लेकिन साथ साथ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। अभी भी एक मेजर न्यूज़ वेबसाइट पर मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि पाकिस्तान ये बहाना बना रहा है, दिखा रहा है कि वो पीस टॉक्स करना चाहता है या पीस टॉक्स में एक मीडिएटर का रोल अदा करना चाहता है। उसका फ़ायदा दरअसल वॉर में है। जितनी देर तक ये वॉर चलती रहेगी उसकी अपनी एक हैसियत बनती और बढ़ती रहेगी और पूरी दुनिया को वो दिखाता रहेगा। तो अभी भी इस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं। लेकिन मैं ईरान पर वापस लाना चाहती हूँ आपको और ये समझना चाहती हूँ कि ये पूरे जो फसाद है, सिर्फ आउटसाइड कंट्री जो इन्वॉल्व होगी इसमें पूरी तरीके से शामिल होगी, वो है पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान को समझना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट रीजंस हैं कि हमें वेस्ट एशिया में हमारे वो वर्कर्स काम करते हैं। हमारा यूएई के साथ बहुत, हम वहाँ से तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, एलएनजी लेते हैं। लेकिन मैं फिलहाल भारत की फॉरेन पॉलिसी पे 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ इस पूरी वॉर के मद्देनजर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये समझना होगा कि हमने वी हैव मिस्ड द बस। जो हमारे पास एक मौका था वो हम गंवा चुके हैं, क्योंकि हम एक साइड ले चुके हैं। हम जंग से, जब ये शुरू हुई पहला अटैक फरवरी के महीने में, उससे कुछ घंटे पहले ही हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी वो इजराइल गए थे और वहाँ की संसद में जाकर उन्होंने इजराइल के साथ जिस तरह का भाईचारा दिखाया, मदरलैंड फादरलैंड वाला वो स्टेटमेंट भूला नहीं जा सकता। इसका मतलब पहले ही उन्होंने साइड ले ली थी। लेकिन कुछ कोर्स करेक्शन तो किया है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी साहनी जी कि जो ये सोच रहा था, भारत भी पूरी दुनिया की तरह, सिर्फ भारत की बात नहीं है, अमेरिका भी सोच रहा था, बाकी दुनिया भी सोच रही थी कि ईरान 3 दिन की कहानी है, तो इसलिए वो इजराइल के साथ खड़े हो गए अपना राष्ट्रहित देखते हुए। लेकिन जब ये लड़ाई लंबी खिंचती चली गई तो भारत ने भी कोर्स करेक्शन तो किया है। क्या कोर्स करेक्शन किया है बताइए। इस तरह से कि मतलब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने जाके, जब खामनेई साहब की जब हत्या कर दी गई तो जाके डायरी में मैसेज लिखा। इसके बाद जो अटैक हो रहे थे उसके बाद उसमें भी ये कहा कि शांति होनी चाहिए। और अभी डोनाल्ड ट्रंप से भी जो उन्होंने मुलाकात की उसमें भी शांति की एक भावना के तौर पर वो सामने आए। देखिए, ऐसा है कि 28 तारीख को फरवरी लड़ाई शुरू हुई है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री इजराइल में थे और उन्होंने वही सब बातें बोली जो आप बता रही हैं मुझे। अच्छा, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मेरी तो नज़र में है नहीं, मैंने कहीं रिपोर्ट कोई पढ़ी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो अली खमेनी है, जो उनके सुप्रीम लीडर है, जिसको असैसिनेट करा गया, जिसको धोखे से मारा गया, उसके बारे में कोई कंडोलेंस जाहिर करी। नहीं, प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हाँ, तो देखिए ना, फिर आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैं जो आपको कह रहा हूँ और आपके दर्शकों को भी कह रहा हूँ, हमने कोई कोर्स करेक्शन नहीं करा है। अभी भी, आज भी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के हिंदुस्तान में है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर से उनकी बातचीत हो रही है
कि कैसे हमारे रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। अगर ईरान हमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान और ईरान एक सिविलाइजेशन है, जो दोनों एक दूसरे की पहचान बहुत पुरानी है। इसलिए इसलिए नहीं बातचीत कर रहे हैं कि हमारी सरकार के कारण, इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स के वो भी मेंबर हैं, एक बहुत वाइज लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो मैं समझता हूँ हमें कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है। और शुरुआत अगर हम समझ रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, तो हमारी शुरुआत पाकिस्तान से होनी है, हमारी शुरुआत चीन से होनी है, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। क्योंकि जैसे कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत वेस्ट एशिया में रीजनल प्रॉब्लम का रीजनल सॉल्यूशन निकल रहा है, वैसे ही भी हमें साउथ एशिया में रीजनल प्रॉब्लम की रीजनल सॉल्यूशन चाहिए। अमेरिका हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ नहीं जोड़नी है, जो हमने जोड़ रखी है पूरी तरीके से इजराइल के साथ जोड़ रखी है। इजराइल आज जेडी वैंस ने कहा है खुलेआम, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कि जेडी उन्होंने ये कहा है कि इजराइल को आज पूरी दुनिया में अमेरिका के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा है। वो बताना भूल गए कि हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ। फिर दो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तीन बड़ी ताकतें हैं, चाइना और रशिया सपोर्ट करती हैं पैलेस्टाइन को। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जो काम नहीं हो पाया आज तक, जो कोल्ड वॉर में नहीं हो पाया, जो यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं हो पाया, वो अब हो सकता है। और जब तक पैलेस्टीनियन का मामला शुरू नहीं होगा, इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इजराइल तब तक सोचता रहेगा कि ग्रेटर इजराइल हम बना सकते हैं, और इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी साफ दिखा रही है हम अपने रिश्ते इजराइल के साथ मजबूत कर रहे हैं, कमजोर नहीं कर रहे हैं।